मोबाइल वाले को भी कल करवाएंगे। आग्रह की कुर्सी में अपना स्थान कर ले। हमारे बीच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में हमारे अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय संजय राय जी, आदरणीय ब्रजलाल जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, रजनीश गुप्ता जी, सुशील तिवारी जी, गिरीश गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हमारे मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा को जिसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, ऐसे विचार के प्रणेता, राष्ट्रनायक, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षाविद के नाते उनकी विशिष्ट ख्याति रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म से ही एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में अपना जीवन उन्होंने प्रारंभ किया और बहुत कम समय में बैरिस्टर बनकर इंग्लैंड से वापस आए और 33 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और लगातार देश में अलग अलग विषयों पर, देश में जिस प्रकार की परिस्थिति थी, समाज में राष्ट्रवाद से जुड़े विषय और समाज में बहुसंख्यकों की बात उठाने वाले एक प्रखर राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई और अपनी स्वेच्छा से ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और पक्के सिद्धांतवादी। उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी एक स्थानीय गठबंधन करके चुनाव लड़ा और बंगाल सरकार में भी मंत्री रहे। बाद में वो वीर सावरकर जी से प्रभावित होकर हिंदू महासभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने बंगाल में और देश भर में जिस प्रकार की परिस्थिति थी और मुस्लिम लीग ने जो देश के विभाजन और देश के विभाजन से पहले परिस्थिति जो बनी, उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ, बड़े स्तर पर देश में नरसंहार हुए बंटवारे के समय, और कांग्रेस की सरकार की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और समाज के बहुसंख्यक वर्ग के प्रति उनकी उदासीनता रही। आज़ादी के बाद संवित सरकार बनी, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वो सरकार का हिस्सा बने और जैसा अपने सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा
कि उनके मन में ये विचार आया कि जिस प्रकार की परिस्थितियां देश में, हमें लंबे कालखंड के बाद गुलामी से मुक्ति मिली है, हम आज़ाद हुए हैं, और वो परिस्थिति जिसके कारण हम लोग गुलाम हुए थे, वो परिस्थिति कहीं ना कहीं मुंह भाए सामने खड़ी है। और हमारे सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग, सत्ताधीश, कहीं ना कहीं उन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है कि उसी धारा को आगे बढ़ाया जाए, और उन्होंने उन परिस्थितियों को सामना करके हिंदुओं का उपेक्षा ना हो, बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न ना हो, बंगाल के विभाजन को उन्होंने पूरी तरह से नकारने का काम किया। और उसी के बाद लगातार वो कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के नेतृत्व के निशाने पर रहे, और मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए भी वो देश के जो ज्वलंत विषय थे, जिन परिस्थितियों में हमें आज़ादी मिली, देश का बंटवारा हुआ, उन परिस्थितियों में हमेशा वो देश को, समाज को आगाह करते रहे। और वो ये मानते थे कि हम सांस्कृतिक रूप से पूरा देश एक, धर्म के आधार पर विभाजन हमारी मूल भावना के साथ भेदभाव, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत के साथ कहीं ना कहीं जो असम्मानजनक स्थिति पैदा हुई, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण विभाजन का है। और इन्हीं सब विषयों को लेकर उन्होंने भारत की सरकार से इस्तीफा दिया, और वो मंत्रिमंडल से अलग हो गए। और उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुओं की बात उठाने वाला संसद में एक राजनीतिक दल के नाते प्रखरता से अपनी बात देश को, समाज के सामने रखने वाला एक राजनीतिक दल चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी ये महसूस करते थे, हमारे सभी वरिष्ठ लोग, कि कहीं ना कहीं देश में जो परिस्थिति हैं, जो विचारधाराएं काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन विचारों के आधार पर अगर हम आगे बढ़े, उन विचारधाराओं को लेकर आगे रहे, तो वो बहुत समय दूर नहीं है कि हमें पुरानी व्यवस्था में, गुलामी की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ा। और उन्होंने संघ के सहयोग से एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन जनसंघ की स्थापना। पहले चुनाव हुए, और पहले चुनाव में जनसंघ को 3 सीटें देश भर में मिली। कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी ने छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया, और उसमें 6 सदस्य राज्यसभा के, 31 सदस्य अलग अलग क्षेत्रीय दलों के सम्मिलित होकर उन्होंने एक ग्रुप बनाकर एक संसद में एक प्रभावशाली विपक्ष की भूमिका निभाने का जो उनका निर्णय था, उसे उन्होंने पूरा किया। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, विधानमंडलों में और संसदों में अपना विषय रखने, बोलने का, अपना उद्बोधन का समय निश्चित होता है, और उनके नेताओं को उनकी संख्या के आधार पर जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हें बोलने की, अलग अलग विषयों पर रखने की अनुमति देते हैं। तो तत्कालिक परिस्थितियों में भी एक छोटा दल होने के बावजूद भी जनसंघ को एक विपक्ष के दल के नाते, सबसे बड़े एक गठबंधन के नेता के नाते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत की संसद में एक विपक्ष के नेता के नाते तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन एक बड़े गठबंधन के, विपक्षी गठबंधन का जो एक अलायंस था संसद में, उसके नेता के रूप में भारत की जनता ने विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार किया। और जो ज्वलंत मुद्दे थे उस पर वो हमेशा देश और समाज से जुड़े विषयों पर भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में संसद में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। कश्मीर का विलय और जिस प्रकार से कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, और बाद में उसको जो हिस्सा हमारे पास आया उसे हम सारे विवाद को लेकर यूएनओ में गए,
और यूएनओ में जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ, राष्ट्रवादी लोगों ने कभी कांग्रेस को इसके लिए स्वीकार नहीं किया। और अलग अलग विषयों को लेकर इसकी चर्चा हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद वो जेल गए और असमय परिस्थितियों में उनका निधन। जो लोग कहते हैं आज कि देश के लिए बलिदान करने वाले, देश के लिए संघर्ष करने वाले एक विशेष परिवार के लोग हैं, एक विशेष विचारधारा से जुड़े लोग, भाइयों बहनों, मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष का, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से हमने सामाजिक क्षेत्र में काम 1925 में प्रारंभ किया था, लेकिन हमने राजनीतिक क्षेत्र में हमारा जन्म 1951 में देश की आज़ादी के बाद हुआ। और आज निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं कि भाई हमारा बलिदान हुआ, हमने बलिदान दिया देश के लिए, तो हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष का भी बलिदान देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए और कश्मीर के लिए हमने किया, जो हमारे लिए एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को लेकर लगातार जनता के बीच में रहे। धारा 370 एक ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का था, जिसे आप सबके प्रयास से 2014 के बाद देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और धीरे धीरे राज्यसभा का शक्ति संतुलन भी हमारे पक्ष में आना शुरू हुआ, तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करके देश में एक संविधान, एक विधान को जो लागू करने का माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। आज लोगों के मन में बहुत सारा विषय रहता होगा, भाई कश्मीर से हमारा, लोग चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्रुवीकरण करते हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर। भाइयों बहनों, देश का बंटवारा हुआ किन परिस्थितियों में, और सहजता से जो लोग हमारे साथ मिले, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की व्यक्तिगत स्वार्थपरक नीतियों के कारण कश्मीर का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे भारत से अलग होता चला गया। और ये धारा 370 ऐसी धारा थी जो एक सामाजिक वर्ग के दबाव में भारत के संविधान में जोड़ी गई थी, और उसके कारण भारत के संविधान की जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संकल्प था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान रचित, संविधान की धाराएं, उपधाराएं कश्मीर में लागू नहीं होती, लेकिन धारा 370 लागू करके सभी भारत के संविधान की धाराएं, उपधाराएं आज कश्मीर में लागू हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज भारत हम सबके प्रयास से कश्मीर भारत का एक जो हिस्सा है, उसे पूर्ण रूप से मान्यता मिलने का काम, उसे जोड़ने का काम, उसे अपने साथ जोड़ने का काम आज भारत की संसद के द्वारा आप सबके प्रयास से हुआ है। मैं निश्चित रूप से आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जीवन है, जो उन्होंने विचार देश के सामने रखे, जिस प्रकार से उनकी मान्यता थी कि भारत एक संस्कृति, एक विचारधारा, हमारी एक विरासत है, उसके आधार पर भारत एक समूह, भारत एक देश है। क्योंकि विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं भारत को अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के रूप में विभाजित करके, जाति के रूप में विभाजित करके, और अगड़े उत्तर भारत, दक्षिणी भारत के रूप में भारत को विभाजित करके ये लोग राजनीतिक एजेंडा सेट करते रहे। लेकिन आप सबके प्रयास से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तपस्या और उनके विचार से आज पूरा भारत, हम लोग एक अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो उनके विचार थे, जो उन्होंने हमें सिखाया, और देश के प्रति, समाज के प्रति जो उनका समर्पण था, उस समर्पण के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मैं माननीय प्रदेश
महानगर अध्यक्ष जी का और अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से आप सब लोग से आग्रह करता हूं कि हम लोग सब उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की विरासत को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, हमारे आपके सामने बड़ी चुनौती है। किस प्रकार से लोग गुमराह करके लोगों को नकारात्मक प्रचार करके जिस प्रकार की परिस्थिति आज उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने निर्माण की है, हमें उससे भी सावधान रहना, क्योंकि निश्चित रूप से ये लोग एक विदेशी एजेंडा और विदेशी विचार के आधार पर जो देश की सरकार का सत्ता का संचालन करना चाहते हैं, इन सब लोगों से हमें सावधान रहना है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताए मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। यही आज के लिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हमारे भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ादी के बाद जो देश में पहला मंत्रिमंडल केंद्र में बना था, नेहरू जी की सरकार में, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके भारत माता को अपने आप को समर्पित करने का काम किया था। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका जीवन काल बहुत अल्प समय का रहा। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मात्र 52-53 साल की उम्र में उन्होंने भारत के अंदर भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। महान शिक्षाविद थे। देश की आजादी के बाद जिस ढंग से भारतीयता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमले हो रहे थे, उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। आज यदि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिखाया है, इस विचारधारा को जन्म देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। आज हम सब कार्यकर्ता उन्हें नमन कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं थी। देश की आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल था और कांग्रेस की लगभग एक तरफा सरकारें होती थी, विरोध के नाम पर केवल खाना पूर्ति थी। उन परिस्थितियों में 11 सदस्यों को लेकर एक पार्टी का गठन करना और तय करना कि देश भारत की संस्कृति के आधार पर चलेगा, हमारी विचारधारा के आधार पर चलेगा, भारत माता की झंडा बुलंद करने वालों के आधार पर चलेगा, उसके प्रणेता यदि कोई थे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां क्या थी? पश्चिम बंगाल में अगर डॉक्टर साहब ने ध्यान न दिया होता तो आज जो कलकत्ता है वो पाकिस्तान में होता। डॉक्टर साहब की वजह से हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो भारत की संस्कृति का केंद्र होता था, भारत की सांस्कृतिक राजधानी होता था, उसको बचाने का काम यदि किसी ने किया है
जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नीतियों और उनके कार्यों ने किया। धारा 370 जब प्रभावी हो गई, उन्होंने सहमति नहीं दी और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट बनता था, इसे कोई जा नहीं सकता था टिकट कटा के, अपने संसाधन से जा नहीं सकते थे, कश्मीर में जाने के लिए परमिट बनता था। उन्होंने परमिट व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि इस कानून को हम तोड़ेंगे। पूज्य अटल जी उनके साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन का अंत भी कश्मीर के लिए हुआ और हम लोग बराबर नारा लगाते रहे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज मुझे बताने में प्रसन्नता है कि जो सपना हमारे प्रणेताओं ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा करके दिखाने का काम किया। भले ही राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी रही हो, सच्चाई के आधार पर, कसौटी पर यदि भारत माता को, संविधान को हम परखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हर स्थिति में संविधान के हर उपबंध को देश के अंदर सबको सम्मान देकर के लागू करने का काम किया। दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं, उनकी कार्यप्रणाली आप देख लीजिए। ब्रजलाल जी बैठे हैं, हम लोग लोकसभा में थे, राज्यसभा में थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग जब आरक्षण में प्रमोशन की बात आई थी, उस बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया था और इसकी गवाही पार्लियामेंट के पन्नों में दर्ज है। यही समाजवादी पार्टी के लोग जब महिला आरक्षण की बात आई थी, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने बिल का विरोध करने का काम किया था पार्लियामेंट में। सदन की किताबें गवाह हैं, जाकर के देख सकते हैं पत्रकार मित्र। लेकिन आज लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए मैं प्रदेश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के आधार पर बनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियां नीतियां हैं, हमारे केंद्र प्रदेश सरकार की जो रीतियां नीतियां हैं, उनको जन जन में पहुंचाना है और पुनः भारत माता के झंडे को आकाश की बुलंदी की ओर लहराने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत अधिक बात न रखते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरा प्रदेश उनके काम के लिए हमेशा लगातार भ्रमण पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने लखनऊ को चुना, महानगर को चुना, अपना अमूल्य समय प्रदान किया इस संगोष्ठी में। इसलिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस ढंग से अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए भारत की संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। आज हम उन सब स्मृतियों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और प्रदेशवासियों से कहना चाहते हैं कि उनके बनाए गए सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर हम सबको काम करते हुए अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाना है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।